नमस्कार। आप इन दिनों सुन रहे हैं मेरी 4 किताबों की श्रृंखला की पहली किताब स्वप्न चुभे शूल से का वाचन। इस किताब को 2019 के महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के बाबूराव विष्णु पराडकर स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आइए शुरू करते हैं मेरी किताब स्वप्न चुभे शूल से का दूसरा एपिसोड। उस जमाने में राजस्थान में कहने को 5 रेडियो स्टेशन हुआ करते थे, जिनमें से एक अजमेर में सिर्फ ट्रांसमीटर लगा हुआ था जो पूरे वक्त जयपुर से जुड़ा रहता था। मुख्य स्टेशन जयपुर था और बाकी स्टेशन यानी जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर केंद्रीय समाचार दिल्ली से रिले करते थे, प्रादेशिक समाचार जयपुर से। प्रोग्राम के टेप्स जयपुर से आते थे, उन्हें प्रसारित करते थे। जयपुर के अलावा बाकी स्टेशंस पर प्रोग्राम स्टाफ के गिनती के ही लोग हुआ करते थे और प्रोग्राम बनाने के लिए जिन दीगर साधनों की ज़रूरत पड़ती है वो भी बराए नाम ही थे। इसलिए जो स्लॉट्स इन स्टेशंस को मिले हुए थे उनमें ज़्यादातर फिल्मी गाने ही बजाए जाते थे। मुझे इससे कोई मतलब नहीं था कि कौन सा प्रोग्राम कहीं और से रिले किया जाता है और कौन सा बीकानेर के स्टूडियो से प्रसारित होता है। मैं तो अपने कमरे में बैठा अपने उस छोटे से रेडियो को कानों से लगाए हर वक्त रेडियो सुनने में मगन रहता था। जब भी संगीत का कोई प्रोग्राम आता तो मैं बैंजो निकालकर उसके साथ संगत करने लगता। उस वक्त मुझे इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं था कि खेल खेल में की गई ये संगत आगे जाकर हर उस स्टेशन पर मेरे साथियों के बीच मुझे एक अलग स्थान दिलवाएगी जिस जिस स्टेशन पर मेरी पोस्टिंग होगी। हर बुधवार और शुक्रवार को रात में नाटक आया करता था जिसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता था। रविवार को दिन में 15 मिनट की झलकी आती थी और महीने में एक बार रात में नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये सभी कार्यक्रम मेरे 7 रुपए के उस नन्हे से रेडियो ने बरसों तक मुझे सुनवाए। उन दिनों जयपुर केंद्र से नाटकों में जो आवाज़ें सुनाई देती थीं उनमें प्रमुख थीं श्री नंदलाल शर्मा, श्री घनश्याम शर्मा, श्री मदन शर्मा, श्री गणपतलाल डांगी, श्री देवेंद्र मल्होत्रा, श्री गोवर्धन असरानी, श्री HP सक्सेना, श्रीमती माया इसरानी, श्री सुल्तान सिंह, श्रीमती लता गुप्ता वगैरह वगैरह। इन सब कलाकारों के इतने नाटक मैंने सुने कि सबकी अलग अलग तस्वीरें मेरे जहन में बन गईं। वो तस्वीरें इस कदर पक्की हो गईं कि 22-23 बरस बाद सन 1985 में जब मैं नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम के एक नाटक में भाग लेने के लिए इलाहाबाद से दिल्ली आया और नंदलाल जी को पहली बार देखा तो मैं मानने को ही तैयार नहीं हुआ कि मेरे सामने खड़े सज्जन नंदलाल जी हैं, क्योंकि मेरे तस्वुर के नंदलाल जी तो लंबे चौड़े बहुत स्मार्ट से नौजवान थे, मगर जो सज्जन मेरे सामने स्टूडियो में खड़े थे वो तो छोटे से कद के मोटे शीशे का चश्मा लगाए अधेड़ उम्र के थे। उस दिन मेरे दिलो दिमाग में बनी एक शानदार तस्वीर चकनाचूर हो गई। मगर फिर मैंने सोचा, कितना बड़ा है ये कलाकार जिसने अपने अभिनय से मेरे जहन में इतनी कद्दावर तस्वीर उकेर दी। मैं उनके कदमों में झुक गया था, श्रद्धा से सराबोर। खैर, ये बात मैं आगे चलकर पूरी करूंगा। तो इन सभी कलाकारों के नाटक सुनते सुनते पता नहीं कब नाटक का एक बीज मेरे भीतर भी फूट पड़ा। कहते हैं आप चाहकर भी किसी को कलाकार बना नहीं सकते। कला का बीज तो हर कलाकार में जन्म से ही होता है। जब भी उसे सही वातावरण मिलता है वो बीज अंकुरित होने लगता है। नाटक करने की कितनी क्षमता मुझ में रही है इसका आकलन तो मैं खुद नहीं कर सकता, मगर नाटक करने का शौक़ मुझे बचपन में उस वक्त से रहा है जब मुझे पता भी नहीं था कि जो मैं कर रहा हूँ उसे नाटक कहते हैं।
मुझे याद आ रही है ऐसी एक घटना। बात उस वक्त की है जब मेरी उम्र थी लगभग 4 साल। मेरी एक रिश्ते की मौसी जी उज्जैन से आई हुई थी। वो, मेरी माँ, मेरी बड़ी बहन और मेरी मामी जी, ये सब लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे और मैं, जो कि अपनी मौसी जी के बहुत मुंह लगा हुआ था, वहाँ खूब शैतानियाँ कर रहा था। सभी लोगों ने मुझे शैतानियाँ न करने के लिए कहा, लेकिन मुझ पर कोई असर नहीं हुआ और मैंने अपनी मस्ती चालू रखी। जब सब लोग तंग हो गए तो मेरी मौसी जी ने आखिरी हथियार का उपयोग किया। वो बोली, देख महेंद्र, अब भी तो नहीं मानेगा तो मुझे तेरी शिकायत जीजा जी से करनी होगी, यानी मेरे पिताजी से। लेकिन मैं शैतानी करने से फिर भी बाज नहीं आया, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकता था कि मेरी इतनी प्यारी मौसी जी मेरी शिकायत पिताजी से कर सकती हैं। जब मैं किसी भी तरह काबू में नहीं आया तो मौसी जी उठी और अंदर की तरफ, जिधर के कमरे में पिताजी बैठे हुए थे, चली गईं। 2 मिनट बाद लौट कर आई और बोली, महेंद्र, जा, तुझे जीजा जी बुला रहे हैं। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो मुझे बेवकूफ़ बना रही हैं। उन्होंने मेरी शिकायत हरगिज़ नहीं की है। मैं उठा, अंदर आंगन के 4 चक्कर लगाए और रोता हुआ वापस उस कमरे में आ गया जहां मौसी जी वगैरह बैठे थे। मैं सिर्फ नकली रोना चाह रहा था, मगर न जाने कैसे नकली रोते रोते सचमुच मेरी आंखों में आंसू आ गए। मौसी जी घबराई, बोली, अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मैं रोते रोते बोला, पहले तो मेरी शिकायत पिताजी से करके डांट पड़वा दी और अब पूछ रही हैं क्यों रो रहे हो। उन्होंने मुझे गोद में उठा लिया और बोली, लेकिन बेटा, न तो मैं उनके पास गई और न ही तुम्हारी शिकायत की, मैं तो वैसे ही आंगन में चक्कर लगा कर आ गई थी। मेरी आंखें तो अब भी आंसुओं से भरी हुई थी, मगर मुझे ज़ोर से हंसी आ गई और मैंने कहा, तो मैं कौन सा उनके पास गया था, मैं भी आंगन में चक्कर लगा कर लौट आया था। इस पर वो बोली, अरे राम, फिर ये इतने बड़े बड़े आंसू ये कैसे आ गए तुम्हारी आंखों में? इसका मेरे पास भी कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं लगा कि रोने का अभिनय करते करते कब मेरी आंखों में सचमुच के आंसू आ गए। शायद ये मेरी जिंदगी का पहला मौका था जब मैंने सफलतापूर्वक नाटक किया था। उस वक्त मेरी उम्र महज 4 साल की थी। मुझे कहाँ समझ थी कि मैंने जो किया उसे नाटक कहते हैं और आगे जाकर ये नाटक मुझे जिंदगी के कितने कितने रंग दिखाएगा। ये था मेरी किताब स्वप्न चुभे शूल से का दूसरा एपिसोड। अब तक प्रकाशित श्रृंखला की 3 पुस्तकें बोधि प्रकाशन जयपुर ने प्रकाशित की हैं, जिनका कुल मूल्य 1150 रुपये है। ये 3 पुस्तकें हैं स्वप्न चुभे शूल से, क्यों उलझे तुम मन और सिमटती धूप लरसते साए। आप चाहें तो ये पुस्तकें अमेज़न से मंगवा सकते हैं, परंतु आप चाहें तो 3 किताबों का ये सेट 800 रुपये में आपको प्राप्त हो सकता है। इसके लिए बोधि प्रकाशन जयपुर को इस नंबर पर फ़ोन करना होगा, 9829018087।